हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर सॉल्यूशन में एक नया टॉपिक करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आज ये अंतिम टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये। और लास्ट टॉपिक ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप इस टॉपिक को अगर आप नहीं समझते हो ढंग से, नहीं समझोगे ढंग से, तो आप इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल नहीं बन पाओगे। हालांकि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल बहुत टफ आता है। एडवांस में इस एडवांस में भी इसी पर क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, बहुत ही थोड़ा सा अपना पावर यहां पे जनरेट करना है। ठीक है, देखिए हम लोग का ये टॉपिक है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास यानी कि ये हमारा अब बात करना है एबनॉर्मली, यानी कि जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। सर आप तो यहां पर टेंशन हो गया, मोलिकुलर मास एकदम फिक्स वैल्यू है। हम लोग हाँ फिक्स वैल्यू तो है। अगर CO2 का मोलिकुलर मास है अगर 44 है तो 44 होना चाहिए। H2SO4 का 98 है तो 98 होना चाहिए। HCl का 36.5 तो 36.5 होना चाहिए। हमने लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से हम कैलकुलेट करेंगे इन लोगों का मास, तो इन लोगों का मास इन लोग से डिफरेंट हो जाएगा। ये जो थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये थ्योरीज के अनुसार जो आ रहा है, ये वैल्यू और हमारा एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो प्राप्त किए हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मोलिकुलर मास दोनों डिफरेंट होगा। ये तो प्रॉब्लम हो गया। अब यहां पे सीखना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये जितना होना चाहिए उससे डिफरेंट क्यों हो जाता है। अगर उसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज क्या है, डिफरेंट हो गया, हमारे लिए समझ में आ गया डिफरेंट हो गया, तो हमारा क्या प्रिकॉशन करना पड़ेगा कि जिससे कि ये डिफरेंट नहीं हो। यानी कि जितना थ्योरी से आना चाहिए उतना ही एक्सपेरिमेंट से आना चाहिए। ये सबसे बड़ा बात हो गया। यानी कि जितना हमारा यहां पे होना चाहिए उतना प्रैक्टिकल में भी होना चाहिए, थ्योरी में भी होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट में भी होना चाहिए। तो उसके लिए कोई ना कोई हमारा एक क्लू होगा, उस क्लू को थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। तो सबसे पहले देखें हम लोग कि ये मास जो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास जो होगा वो सॉल्यूट का ही होगा। तो देखिए पिछले क्लास में हमने बात कर चुका है। देखिए पिछले क्लास में हमने बात किया कि अगर जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट, अब आप इस पहले इसको एबनॉर्मल मोलिकुलर मास को आप पहले आप हेडिंग डाल दो, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करें, पहले यहां से शुरू। ये सॉल्यूट, देखिए सॉल्यूट जो है वो दो तरह का होता है। सॉल्यूट कितने तरह का हो गया, दो तरह का हो गया। अब दो तरह का सर कौन कौन हो गया, तो एक को बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट ये हम लोग आज तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जितना भी न्यूमेरिकल बनाया है आज तक सिर्फ इसी का बनाया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। आज तक जितना भी न्यूमेरिकल बनाया है सिर्फ इसी का बनाया है बाबू। और एकदम एग्जैक्टली एकदम बनाते गए, कोई मतलब नहीं बना। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, नाइदर डिसोसिएट नो एसोसिएट in the solution, neither dissociate nor associate in the solution। अच्छा, ये ना तो टूटता है ना तो जुड़ता है in the solution। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल है क्या क्या बाबू आपका, तो एग्जाम्पल है ग्लूकोज जो बार बार करते थे, यूरिया, सुक्रोज,
फ्रूक्टोज etc। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब ना तो डिसोसिएट करेगा ना तो एसोसिएट करेगा। अब डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं करेगा, तो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं करेगा तो क्या होगा बाबू, जब डिसोसिएट तो नंबर ऑफ पार्टिकल डू नॉट चेंज। पार्टिकल की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा। और आपको मालूम होना चाहिए, आपको क्या मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है यानी कि डू नॉट चेंज के बदले रिमेन सेम भी बोल सकते हो। रिमेन सेम, नंबर पार्टिकल जब टूटेगा नहीं तो जुटेगा तो पार्टिकल सेम रहेगा। डू नॉट चेंज यानी से रिमेन सेम। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है आपको मालूम होना चाहिए, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अब तो बताइए, नंबर ऑफ जब पार्टिकल सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। अब जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा तो मोलिकुलर मास भी सेम होगा। मोलिकुलर मास सेम, यानी कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है बाबू, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पार्टिकल ना तो डिसोसिएट करेगा ना तो एसोसिएट करेगा। जब डिसोसिएट एसोसिएट भी करेगा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, तो ग्लूकोज हो सकता है, यूरिया हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है, शुगर हो सकता है। जो भी सुक्रोज और शुगर तो एक ही चीज है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, डू नॉट चेंज एंड रिमेन सेम होगा। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो जानते हो, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। जब नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जब नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम होगा तो मोलिकुलर मास भी क्या होगा, सेम होगा। अब हम यहां पे इसीलिए इसमें कोई मोलिकुलर मास में कोई चेंज नहीं होता था। जितना एक्सपेक्टेड वैल्यू था और थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सब एक दूसरे से बराबर था। क्यों? क्योंकि ना तो पार्टिकल की संख्या नहीं चेंज कर रहा था। लेकिन अगर ये सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, ये खतरनाक हो गया। ये जब इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो क्या होगा, इसको हम ऐसे ग्रेडियंट देते हैं। अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, आप ही बताओ। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का हो सकता है, एक तो डिसोसिएट कर सकता है, एक टूट सकता है। तो डिसोसिएट कौन कौन करेगा, या तो एसिड करेगा, या तो साल्ट करेगा, या तो बेस करेगा, या तो साल्ट करेगा। यानी कि अगर आप एसिड बेस और साल्ट देख लेना तो आपको तो पता होना चाहिए कि एसिड बेस और साल्ट जैसे ही डालते टूट जाता है। अब इसमें बताइए डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा, आप ही लोग बताओ। डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा, डिसोसिएट करेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। अब बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाए तो क्या होगा, जल्दी बताओ। तो आप तो जानते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। यानी कि आपको क्या मालूम है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन
depends upon number of particle, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छी बताइए, जब डिपेंड्स करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल पे तो क्या होगा? तो पार्टिकल की संख्या तो बढ़ गया। जब पार्टिकल की संख्या जैसे ही छूट गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या बढ़ गया। तो जब आप ही बताओ, जब नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या बढ़ गया तो क्या होगा? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो जितना होना चाहिए कोलिगेटिव properties become more than expected value। अब जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। फिर से समझिए, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो न तो टूटेगा न तो जुटेगा। ये सब ग्लूकोज यूरिया है, सब जो आज तक हम लोग बात कर रहे आ रहे थे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज ही नहीं करेगा। जब चूंकि जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, जब पार्टिकल चेंज नहीं होगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सेम होगा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा तो मोलिकुलर मास भी क्या होगा? मोलिकुलर मास भी क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर ये डिसोसिएट कर जाए तो क्या होगा? अब बताओ, डिसोसिएट कर जाए तो क्या होगा? अब डिसोसिएट कर जाए तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल आप तो जानते हो कि इंक्रीज कर जाएगा। अब नंबर ऑफ, जैसे क्या होगा, एसिड बेस और सॉल्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज है तो जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आप पहले आप इसको नोट कर लो, ठीक है? अब जब आप नोट कर लिया तो देखिए, इसको नोट कर लिया तो यानी कि पहले हम जान जाए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज फ्रुक्टोज रहे तो कोई टेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है। जरूरत कब है? कब है हमें जरूरत? तो जरूरत कब है? जब हमारा पार्टिकल की संख्या बढ़ जाए। जब हमारा पार्टिकल की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए। यानी कि हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा? जब कोलिगेटिव, यहां पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकम मोर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ऐसे बोल सकते हैं, जब हमारा स्पेस बढ़ गया तो हम बोलेंगे मोर देन थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी कि जितना थ्योरी के अनुसार जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और बात करते हैं। इसमें अगर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? आपको मालूम होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलिकुलर मास का। तो तुम्हें आप बताओ कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकम मोर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू, जितना थ्योरेटिकल वैल्यू से हमारा ज्यादा हो गया, तो बताओ आप क्या जानते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास से क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप बताओ यहां पे जब डिसोसिएट करेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितना होना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाएगा। जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि मोलिकुलर मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी मोलिकुलर मास become
लेस देन थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट अगर टूट जाता है तो टूट जाने से ये इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकता है, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, साल्ट हो सकता है। तो इसमें कोलिगेट नंबर ऑफ पार्टिकल जब टूटेगा तो जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। जैसे आप यहां पे समझो, अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझे, NaCl है तो NaCl Na प्लस Cl माइनस, जैसे वाटर में डालेंगे हम, ये साल्ट है, जैसे ही वाटर में डालेंगे Na प्लस और Cl माइनस हो जाता है। तो Na प्लस और Cl माइनस हो गया। तो अब तो देख रहे हैं, पहले हमने क्या डाला कि यहाँ पे 1 मोल डाला, हम तो दिमाग में डाला हुआ 1 मोल, एक पार्टिकल डाला। अब यहाँ पे हो गया कितना, 2 पार्टिकल। अब 2 पार्टिकल हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, दोगुना हो गया। जब दोगुना हो गया तो हम जानते हैं पार्टिकल पर डिपेंड करता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी दोगुना हो जाएगा। और जब हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोगुना हो जाएगा तो मोलकुलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो उसका मोलकुलर मास हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। मोलकुलर मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि आप यहां पे समझ गए कि डिसोसिएशन में, कभी भी डिसोसिएशन में आपका एसिड बेस और साल्ट कुछ भी अगर पानी में डालते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल, और नंबर ऑफ पार्टिकल जो होता है, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, बार बार बोलते आ रहे हैं, तो कोलिगेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगा। क्योंकि ये मोलिकुलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मोलिकुलर मास बिकम लेस देन, हम इसको अच्छा से लिख देते हैं, यहां पे ऐसे लिख देते हैं इसको ऐसे, यानी मोलिकुलर मास बिकम लेस देन थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब इसका एग्जांपल ले लेंगे, NaCl है, वाटर में डालेंगे Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर लो, यानी कि दिमाग में बिठा लेना है कि जब आपका पार्टिकल की संख्या बढ़ेगा तो मोलकुलर मास कम हो जाएगा। दिमाग में बिठा लेना, जब टूटेगा तो पार्टिकल की संख्या क्या, मोलकुलर मास क्या होगा, कम हो गया। एब्नॉर्मल हो गया कि नहीं हो गया भैया, जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। अगर यही चीज यहां पे अब इसको हम मिटा देंगे, इसको हम मिटा दें। आप तो नोट कर चुके हो, तो मिटा देते हैं। अगर यही चीज यहां पे जैसे ये डिसोसिएशन हुआ, यहां पे अगर एसोसिएशन हो जाता तो क्या हो जाता? तो आप बताओ एसोसिएशन में क्या करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, कम जाएगा। आपको क्या मालूम है कि नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपन नंबर ऑफ पार्टिकल। अब बताओ जहां एसोसिएशन हो जाता हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर गया। आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल, तो बताइए नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा तो कोलिगेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल घट रहा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितना होना चाहिए उससे कम होगा कि नहीं होगा। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज become more than, oh sorry, पार्टिकल घट रहा है, become less than, ये कौन सा एक्सपेरिमेंटल
experimental colligative properties become less than expected theoretical value. यानी कि जितना थ्योरी के अनुसार जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। अब आप तो यहां पे फिर क्या जानते हो, यहां पे क्या जानते हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। क्या बताओ, आप बिकम लेस देन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेस हो गया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मोलर मास बिकम मोर देन थ्योरेटिकल वैल्यू। जितना एक्सपेरिमेंट से हार आता उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखा जाए, हम लोग इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझा जाए। आप ये बेंजीन है, मान लो बेंजोइक एसिड है, चाहे कोई भी एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है। आप इस बेंजोइक एसिड को यानी कि अब बेंजीन पे घोलते हो, पानी में नहीं। अगर इस एसिड को पानी में डाल दो तो डिसोसिएट करेगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा तो जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर बेंजीन में डालते हैं तो ये दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल हो जाता है। और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है और इसको बोलते हैं डाइमर। यानी कि आप बताओ, हमने तो दो मॉलिक्यूल डाला है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुट करके एक मॉलिक्यूल हो गया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। कैसे? तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे O, यहाँ पे H और इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो H बॉन्डिंग डाइमर बन गया, दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक हो गया। अब देखिए क्या हो गया, जैसे इसको बोलते हैं एसोसिएशन, एसोसिएट कर गया। अब एसोसिएट कर गया तो यहां पे दो मॉलिक्यूल था, अब एक मॉलिक्यूल हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो क्या कर गया, घट गया। अब नंबर ऑफ पार्टिकल घट गया तो हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पार्टिकल पर डिपेंड करता है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी घट जाएगा। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट गया, हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलिकुलर मास का, मोलिकुलर मास से क्या होता है, मोलिकुलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज घट गया तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी इस केस में जितना मोलिकुलर मास, चूंकि दो मॉलिक्यूल है तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, पार्टिकल की संख्या आधा हो गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी आधा हो जाएगा। और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आधा हो जाएगा तो चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, दोगुना, जितना होना चाहिए जस्ट उसके डबल हो जाएगा मोलिकुलर मास। अब यहां पे सवाल आया, तो सर जितना होना चाहिए डबल हो गया, उसका डबल हो गया, पिछला केस में जितना होना चाहिए उसका आधा हो गया। इसका मतलब कि जितना होना चाहिए या उससे डिफरेंट आ रहा है। जब डिफरेंट आ रहा है तो इसी को बोलते हैं एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास, एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास। यानी एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास किससे कहेंगे कि जब मोलिकुलर मास जो हो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंट हो जाए, थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास। ये एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास कब होगा, जब वो डिसोसिएट करेगा तब होगा, एसोसिएट करेगा तब होगा। दिमाग बिठाइए, एसोसिएट करेगा तब होगा, डिसोसिएट करेगा तब होगा, और डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं करेगा तो नहीं होगा। तो आप इसे एक काम करो, पहले आप इसे नोट कर लो ऐसे, फिर एसोसिएशन का नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लेना, इसको नोट करो। अब देखिए, अब फाइनली हम एक बात बता देते हैं, यानी कि एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास अगर आपसे बात करेगा, एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास बात करेगा,
एबनॉर्मल मोलिकुलर मास बात करेगा तो क्या होगा कि ये क्या होगा, एबनॉर्मल मास कब होगा, नहीं, when molecular mass of substance क्या है, when molecular mass of substance become different, become different obtained by different, become different, observed by colligative properties, then the normal theoretical value जब थियोरेटिकल वैल्यू से क्या हो जाएगा, थियोरेटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मोलेकुलर मास। यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो हमें प्राप्त होना चाहिए उससे क्या आ जाए, उससे जो मोलेकुलर मास जो है वो डिफरेंट है थियोरेटिकल वैल्यू से, तो उसे हम क्या कहेंगे, इज सेड टू हैव एबनॉर्मल मोलेकुलर मास, एबनॉर्मल मोलेकुलर एबनॉर्मल मास, वो मोलेकुलर मास क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। यानी कि एबनॉर्मल मोलेकुलर मास क्या है कि बाबू जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जितना होना चाहिए उससे डिफरेंट होगा, उसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलेकुलर मास। अब ये एबनॉर्मल मोलेकुलर मास कब होगा, ये बताइए आप हमें, आप लोग बताओ। यानी कि एबनॉर्मल मोलेकुलर मास कब होगा, abnormal molecular mass observed in following case। अब इस केस में एबनॉर्मल मोलेकुलर मास ऑब्टेन करोगे, जल्दी बताइए कौन कौन सा केस में एबनॉर्मल मोलेकुलर मास होगा, आप ही बताओ। तो पहला केस क्या होगा, when solute undergo एसोसिएशन, यानी कि जब वो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल घटेगा, जब एसोसिएट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तब उसमें एबनॉर्मल मोलेकुलर मास होगा। या दूसरा कब होगा, when solute undergo dissociation, अच्छा तीसरा तो क्या कंडीशन होगा, जब ये एसोसिएट करेगा तब, डिसोसिएट करेगा तब, और तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है, जब सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल, व्हेन सॉल्यूशन इज नॉन आइडियल। आइडियल का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहां पे सर समझ में नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, भैया वही चीज तो होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में पार्टिकल कम्स क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के नजदीक होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो बाबू पार्टिकल एसोसिएट करेंगे। यानी कि एबनॉर्मल मोलेकुलर मास दिमाग में बिठा लें, कब होगा, दिमाग में जब क्वेश्चन आएगा आपसे तो जो मोलेकुलर मास निकालने की बात करेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने की बात करेगा, तो हम देखेंगे कब कि ये मोलेक्यूल एसोसिएट तो नहीं कर रहा है,
डिसोसिएट तो नहीं कर रहा है, और ये कैसा है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तो नहीं है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन रहेगा तो ही, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में ही आपका नॉर्मल मोलेकुलर मास आता है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो एबनॉर्मल मोलेकुलर मास आएगा। ये तीन बात जो हम, ये सारा बात जितना भी न्यूमेरिकल बात किए थे, ये तीनों केस नहीं था। उस पीछे जितने भी न्यूमेरिकल बनाए हैं, सारे न्यूमेरिकल में ना तो एसोसिएट कर रहा था, ना तो डिसोसिएट कर रहा था, और सभी डाइल्यूट सॉल्यूशन था। ठीक है, तो इस नॉर्मलिटीज को, इस एबनॉर्मलिटीज को, ये एबनॉर्मलिटीज हुआ, ये तो टेंशन हो गया सर, हम तो जाके डिसोसिएट कर जाएगा, तो ये जब जैसे डिसोसिएट कर जाएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और घट जाएगा तो मोलेकुलर मास बढ़ जाएगा। ये डिसोसिएट कर जाए तो नंबर पार्टिकल बढ़ जाएगा और मोलेकुलर मास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये इसमें भी चेंज हो जाएगा। तो पहले आप इसे दोनों को नोट कर ले। अब ये दिमाग में बैठा ले कि कब हमारा एबनॉर्मल मोलेकुलर मास होगा, पहले आप इसे नोट करो। अच्छा, अब ये एबनॉर्मल मोलेकुलर मास हो गया। अब ये एबनॉर्मल मोलेकुलर मास हो गया, तो अब इसको ध्यान रखना है कि आखिर ये कितना एसोसिएट हो रहा है। भैया अगर दोगुना टूट रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोगुना, मोलेकुलर मास क्या हो जाएगा, आधा। अगर दोगुना जुट रहा है तो दोगुना घटेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो मोलेकुलर मास डबल बढ़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि दोगुना बढ़ेगा, सारा मोलेकुल नहीं टूटेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक साइंटिस्ट थे वॉन टॉप, जिन्होंने 1886 में एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोग वॉन टॉप फैक्टर कहते हैं। यानी कि टू कैलकुलेट एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, वॉन टॉप in 1886 वॉन टॉप इंट्रोड्यूस a factor called वॉन टॉप फैक्टर। वॉन टॉप फैक्टर इसको डिनोट करेंगे आई से। यानी कितना एसोसिएट करता है, कितना डिसोसिएट करता है, इसको एसोसिएट और डिसोसिएट कितना करता है, इसको कैलकुलेट करने के लिए वॉन टॉप ने एक फैक्टर दिया। उस फैक्टर को बोलते हैं वॉन टॉप फैक्टर आई। यानी कि वॉन टॉप फैक्टर आई बराबर आई बराबर क्या होता है, आप पहले नोट तो कर चुके होंगे। तो वॉन टॉप फैक्टर क्या होता है, देखिए हमारे पास दो तरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। कौन कौन सा, तो एक एक्सपेरिमेंटल जो हम एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हैं, और एक थ्योरेटिकल। तो हम लोग उसी का रेशियो है भैया, कुछ नहीं है, वॉन टॉप फैक्टर कुछ नहीं है, एक रेशियो है। किसका रेशियो है, तो एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज and divided by calculated value of colligative properties। अच्छा, हम इसको हम वॉन टॉप फैक्टर को आई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अभी कैसे लिखेंगे इसको, देखिए इसको हम आई बराबर, जो हम एक्सपेरिमेंटल को हम ऑब्जर्व वैल्यू भी कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्व जो पा रहे हैं हम, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब बटा जो आपने थ्योरी से किया है, आपका जो बार बार बोल रहे हैं थ्योरी से ज्यादा हो जाएगा कब, जब डिसोसिएट कर जाएगा तब, या थ्योरी से कम हो जाएगा जब एसोसिएट कर जाएगा तब। तो जितना होगा उसको ऊपर लिख देंगे। अब बट्टा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा फिर एक चीज बात करते हैं। आप तो विद्वान हो, आप लोगों को तो पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास है। यानी कि आप जो जो ऑब्जर्व हो रहा है इन दोनों का जो रेशियो होगा वो जस्ट जिसके डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो पहले आप इसे नोट करो। जब आप नोट कर लिए तो क्या होगा यहां पे, जब क्या होगा यहां पे आप देखेंगे तो क्या होगा, आई बराबर क्या हो सकता है, आई बराबर यानी कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास, चूंकि ये नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अब बट्टा ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। यानी कि I बराबर कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास को हम mc कर सकते हैं, ऑब्जर्व को mo कर सकते हैं। यानी कि I बराबर mc बटा में mo, ये इसको याद रखेंगे। अच्छा फिर से एक चीज बात करें, यहां पे एक चीज नोट करते हैं। कभी कभी क्या करेगा, I बराबर 1, इफ I बराबर 1, I बराबर 1 कब होगा ये बताइए आप, I का वैल्यू 1 कब आएगा, I का वैल्यू 1 कब होगा ये बताओ आप बताओ। ये 1 I का वैल्यू 1 तभी होगा जब दोनों बराबर होगा, यानी कि ऑब्जर्व वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू दोनों सेम होगा। अब ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड दोनों सेम कब होगा, तब बाबू ये तब होगा जब सोल्यूट ना तो डिसोसिएट करेगा ना तो एसोसिएट करेगा। यानी कि सोल्यूट इफ then solute neither dissociate, क्या होगा ऐसे बोलेंगे, नोट एक नंबर में when I बराबर 1 कब होगा, when solute neither dissociate nor associate। यानी कि आपका ये I का वैल्यू 1 तभी आएगा जब ना तो जितना ऑब्जर्व हो रहा और कैलकुलेट दोनों सेम होगा। ये ऑब्जर्व और कैलकुलेट दोनों सेम तभी होगा कि इसका वैल्यू ज्यादा नहीं होगा, इसका वैल्यू ज्यादा नहीं होगा। तो ज्यादा कब नहीं होगा, जब नट टूटेगा तो ज्यादा होगा और जुड़ेगा तो कम होगा, तो जुटेगा तो ज्यादा होगा, अरे बाबू टूटेगा तो ज्यादा होगा, तो आई का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। यानी कि दोनों सेम, इसका मतलब ना तो टूट रहा है ना तो जुट रहा है। लेकिन अगर यही चीज बोल रहा है कि वे आई जो है ज्यादा हो जाए 1 से, आप बताओ आई का वैल्यू ज्यादा तभी है, ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा होगा तभी ना। तो आई का वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू ज्यादा कब होगा और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा कब होगा, तुम ही बताओ ना बाबू। तो ज्यादा तभी होगा जो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा होगा। तो ये कब होगा, व्हेन सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन। अंडरगो डिसोसिएशन, सोल्यूट क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा तब ज्यादा होगा। अच्छा अगर वैल्यू आई वाई वेन आई का वैल्यू आई लेस देन 1 कब होगा ये,
When solute undergo association, when solute undergo association, when solute undergo association, जब solute undergo association होगा, एसोसिएट कर जाएगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपका कि आई का वैल्यू, फिर हमारा न्यूमेरिकल डिपेंड भी करेगा कि आई का वैल्यू अगर ज्यादा हो रहा है तो यानी कि दिमाग में बैठा ले कि जो सोल्यूट है वो टूट रहा है। आई का वैल्यू एक से कम होगा तो सब समझ लेंगे कि सोल्यूट का वैल्यू क्या हो रहा है, ज्यादा हो। सोल्यूट का जब सोल्यूट का वैल्यू एक से कम हो रहा है इसका मतलब एसोसिएट कर रहा है। अब यहाँ पे आप इसे नोट कर लो, ऑब्जर्व वैल्यू, पहले इसको नोट कर लो, आप नोट कर लो। तो जब आपने नोट कर लिया तो अब देखिए यहां पे आप यहां पे जब नोट कर लिया तो देखना है ऐसे हो गया। अब क्या करें, अब हम लोग का मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है, देखिए इसमें क्या है मॉडिफिकेशन, क्या किसकी जरूरत है कि देखिए बाबू, जब आपका एसोसिएट और डिसोसिएट नहीं कर रहा है तो आई का वैल्यू तो 1। तो हम लोग यही पढ़े थे कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स, ये पढ़े थे। और यहाँ पे आई का वैल्यू अगर पहले जितने भी क्वेश्चन बना था तो न तो डिसोसिएट कर रहा था ना तो एसोसिएट कर रहा था, तो आई का वैल्यू 1 लगाते थे तो 1 लिखने का जरूरत नहीं था, राइट हैंड फॉर्मूला बनाते थे। लेकिन जब अगर डिसोसिएट कर जाए तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो कम जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो उसको बराबर करने के लिए हमको एक फैक्टर जोड़ना पड़ेगा, वो फैक्टर रहेगा आई। या घट जाएगा तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी तो घट जाएगा, तो उसको बराबर करने के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आई जोड़ना पड़ेगा। यानी आई का वैल्यू कब लगाएंगे, जब या तो डिसोसिएट करेगा या तो एसोसिएट करेगा। हम यहां पे डेल्टा टीएफ की बात करें, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ एम करते थे, लेकिन ये अब जब डिसोसिएट करेगा और एसोसिएट करेगा तो उस समय हमको यहां पे एक फैक्टर देना पड़ेगा आई। यानी कि आई का वैल्यू जब डिसोसिएट करेगा और एसोसिएट करेगा तो आई का वैल्यू हमको क्या होगा, एक से ज्यादा होगा या तो एक से कम होगा, और उस समय डिसोसिएट और एसोसिएट में आई का वैल्यू देना पड़ेगा। उसी तरह से डेल्टा टी भी बराबर आई केवीएम, और हम P बराबर CRT करते थे तो हम उसको ICRT करेंगे। ये हमारा ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला हो गया। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला ये हो गया। यानी कि जब डिसोसिएट और एसोसिएट करेगा तो हम सीधे फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, उस बॉन्ड ऑफ फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा कब, जब डिसोसिएट और एसोसिएट करेगा तब। तो पहले आप इसे नोट कर लो, नोट करो।